नमस्कार दोस्तों। आज हम राजनीति विज्ञान की एमसीक्यू की श्रृंखला में अपनी दूसरी क्लास रहेगी राज्य के तत्व, उत्पत्ति, उद्देश्य और कार्य। इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के आवश्यक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व है? अब राज्य का आवश्यक तत्व आप सबको पता होगा कि 4 प्रकार के भाग दिए होते थे: जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता, सरकार और या उपयुक्त सभी। तो वैसे ये एक सामान्य सा सवाल है राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले के लिए। तो इसमें जो सवाल का जो जवाब होगा वो अपना आएगा उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं। अंत राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए। ये कथन किसने कहा था? एक कोटेशन दी हुई है, श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अंत राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए। ये कथन किसने दिया था? तो ये एरिस्टोटल, अरस्तु था, इसने ये कथन दिया था। एक व्यक्ति सदस्य होता है, एक व्यक्ति सदस्य होता है। अब ये ऐसा सवाल होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर राज्य की परिभाषा अच्छे से पढ़ रखी होगी तो उसमें अपन अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा केवल एक राज्य का। इसका जवाब होगा एक व्यक्ति सदस्य हो सकता है, केवल राज्य का हो सकता है। प्राचीन टाइम में एक राज्य ही एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर व्यक्ति अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता था। अगला प्रश्न है, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो मुख्य बात है, कोटेशन को याद करने का एक तरीका ये होता है कि आप उसमें जो मुख्य शब्द होते हैं ना, उन शब्दों को पकड़ लो। स्थापना, बिना भूमि, संभव, परंतु, ईश्वर, ऐसे इस टाइप से अगर कोई शब्द पकड़ लेते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो अपना इसका जवाब होगा, ये परिभाषा दी थी प्लूटार्क ने। अगला है, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। अब कुछ विचारधाराओं के संबंध में एक सवाल है, राज्य की कुछ विचारधाराएं थी उसके संबंध में ये प्रश्न है। तो देखो, उदारवाद यहाँ पर इसका सटीक उदाहरण बैठता है। सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद नहीं हो सकता। नकारात्मक उदारवाद, आवश्यक बुराई का मतलब ही हमें नकारात्मकता से लेना है, तो नकारात्मक उदारवाद ये फेबियनवाद, समाजवाद होगा नहीं। उदारवाद व्यक्ति पर बल देता है। उदारवाद जो विचारधारा है वो व्यक्तिवादी विचारधारा है, व्यक्ति पर बल देता है। अगला सवाल देखिए, प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। प्रभुसत्ता, संप्रभुता कह दो या प्रभुसत्ता कह दो, राज्य की सर्वोपरि इच्छा, उक्त कथन किसका था? तो ये कथन दिया था बिलोबी ने। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के लिए युद्ध का वही महत्व है जो औरत के लिए मातृत्व मतलब माँ का महत्व है। राज्य के लिए युद्ध का वही महत्व है जो औरत के लिए माता का महत्व होता है। यह विचार किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा मुसोलिनी का। ये किसका कथन था? मुसोलिनी का। अगला सवाल देखिए, कौन राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक है? राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक है, ये किसने कहा था? ये कौन राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक है? तो ये कहा था रेमजीमियोर मैकडोनल्ड। रेमजीमियोर मैकडोनल्ड एक विचारक था जिसने समाजवाद की एक प्रसिद्ध परिभाषा दी थी कि समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है इसकी। अगला देखिए, कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है। कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता, उक्त कथन किसका है? गिलक्रिस्ट का। कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है, उक्त कथन किसका है? कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है, उक्त कथन किस विचारक ने दिया था? तो अपना जो आंसर है वो क्या आएगा? गिलक्रिस्ट। अगला सवाल देखिए, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला आपको पता है प्राचीन यूनानी शासक था, वो नाम था अरस्तु। आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मतलब मॉडर्न रूप में, आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? निकोलो मैकियावली ने। किसने किया था? निकोलो मैकियावली ने। अगला सवाल देखिए, नगर राज्यों की अवधारणा संबंध है। नगर राज्यों की अवधारणा संबंध है वो है यूनानी विचारकों से। जो यूनान के जो विचारक थे उन्होंने ही इस नगर राज्य की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन किया था। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, उसके अनुसार राज्य, अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? राज्य क्या है? तो राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। स्टेट इज ए नेचुरल सोसाइटी। स्टेट इज ए नेचुरल सोसाइटी। अगला सवाल है, राज्यों के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉमनवेल्थ जो शब्द है
वो किसके लिए प्रयोग होता है? तो राज्य के लिए। और इसका प्रयोग करने वाला जो विचारक था वो था हॉब्स। कौन था? हॉब्स। हॉब्स एक ऐसा विचारक था जिसने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। अगला सवाल देखिए, राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया? राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, अपना जो इसका सही जवाब होगा वो होगा व्यवहारवादी, मतलब व्यवहारवादियों ने इसका जो प्रयोग किया था। अगला सवाल है, राज्य मानव समाज का एक भाग है। राज्य एक मानव समाज का भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है। ये कथन किसने कहा था? ये परिभाषा किसने की थी? बर्गेसा ने। किसने दी थी? बर्गेसा। अगला सवाल, राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है। राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है का संबंध है। आपको पता ही होगा, राज्य की जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो हम अगर आर्थिक परिस्थिति की बात पूछता है राज्य के समय, तो हम कार्ल मार्क्स को याद करते हैं। अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या हो सकता है? तो राज्य द्वारा स्वीकृत लाभ, राज्य सत्ता द्वारा व्यक्त प्रमाण, राज्य शक्ति के आधार, राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे। ये इसका एक स्पष्टीकरण उदाहरण मिलता है, राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक है जो भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता? आवश्यक अंग नहीं मानता, भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता, वो था सिले। जो 4 प्रकार के अंग होते हैं ना राज्य के आवश्यक 4 तत्व, उनमें से कौन सा विचारक था जो भूमि को राज्य का अंग नहीं मानता? वो था सिले। आगे देखिए, लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा है। मतलब लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा है। तो इसमें जो आएगा, जैसे ही बात है, तो फेबियन जो समाजवादी विचारक थे ना, उन्होंने इस बात पर अधिक बल दिया था। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की उत्पत्ति में आधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषयक ग्राशमी के कथन का अर्थ है। ग्राशमी एक विचारक था, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसने नेतृत्व और आधिपत्य की जो भूमिका निभाई थी किसमें? राज्य की उत्पत्ति में। तो उनका अर्थ क्या होता है? लीडरशिप का अर्थ। तो ये जो अपना सही जवाब जाएगा वह प्राधान्य के निर्माता बल, प्राधान्य विरोधी बल तथा प्राधान्य समर्थक बल, ये इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार, जो राज्य का यंत्रवादी सिद्धांत है उसके अनुसार राज्य क्या है? तो उसके अनुसार राज्य, देखो राज्य क्या कहता है, इसमें राज्य आएगा डी राइट होगा इसमें, अंतःकरण के आधार पर नागरिकों को अवज्ञा का अधिकार है। अंतःकरण स्वयं की इच्छा, आंतरिक इच्छा के आधार पर। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। इच्छा नहीं, न कि शक्ति राज्य का आधार है। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार, यह कथन किसने किया था? बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है। इसका सही जवाब होगा ग्रीन, TH ग्रीन। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था गार्नर ने। अगला प्रश्न है, राज्य को उसके अधिकार एक समझौते द्वारा मिले हैं। राज्य को उसके अधिकार एक समझौते द्वारा मिले हैं। तो ये कथन जो दिया था वो चाणक्य ने कहा था। चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें हमें ये परिभाषा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, एक राज्य के पास निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? एक राज्य के पास में निम्नलिखित क्या होना चाहिए? बेसिक सा सवाल है कि किसी भी प्रकार की एक सरकार होनी चाहिए, है ना? किसी भी प्रकार की एक सरकार होनी चाहिए। ये संसदीय तंत्र भी सरकार के अंतर्गत है, लोकतंत्र भी सरकारी के अंतर्गत, एक अधिनायक भी एक सरकार के अंदर आते हैं। तो किसी भी प्रकार की एक सरकार होती चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, राज्य के विकास में सहायक 4 तत्व कौन कौन से हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। राज्य के विकास में सहायक 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ये जो सवाल होगा, इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा धर्म, शक्ति, धर्म, रक्त संबंध और राजनीतिक चेतना। ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व। अब राज्य के 4 अनिवार्य तत्व, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा है जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता या प्रभुसत्ता। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, राज्य के विकास में सहायक 4 तत्व पूछे हैं, और इस प्रश्न में ये पूछा गया है राज्य के 4 अनिवार्य तत्व। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज होना नहीं है ना, इसमें कंफ्यूज होने वाली स्थिति में नहीं आना है। तो यहाँ पर विकास में सहायक तत्व शक्ति, धर्म, रक्त संबंध और राजनीतिक चेतना, और राज्य के अनिवार्य तत्व जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता।
अगला प्रश्न, किस विद्वान ने 4 तत्वों के अतिरिक्त आज्ञा पालन को राज्य का 5वां तत्व माना है? आज्ञा पालन, 4 तत्वों के अलावा जो आज्ञा पालन का जो माना था उसमें ये गार्डनर ने इसको माना था। अगला देखिए, राज्य की अवधारणा स्पष्ट है, राज्य की अवधारणा स्पष्ट है तथा इसका समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए। ये कोटेशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये राज्य की जो प्रकृति के संबंध में। तो राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है, राज्य की अवधारणा एक कोई स्पष्ट रूप नहीं है। जैसे आपको पता होगा, आप पढ़ते हैं ना पॉलिटिक्स के अंदर, राज्य की जो अवधारणा है वो अलग अलग अवधारणाएं थी तथा उसका समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? तो ये जो कथन दिया गया था डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन आपको पता ही होगा, एक प्रसिद्ध विचारक है जिसने व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद का विमोचन किया था। टू टिट्राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म इसकी एक पुस्तक थी, उसमें इन्होंने इसका विमोचन किया था। अगला देखिए, कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व मानने वाला नहीं है, पहले भी ये सवाल रिपीट हो चुका है, तो सिल्ले। अगला प्रश्न देखिए, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के तो संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। अच्छी कोटेशन है, ये कोटेशन देने वाला विचारक था प्लूटार्क। निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? आपको पता ही होगा, राज्य के जो 4 अभी हमने तत्व पढ़े थे उसमें जनसंख्या थी, भूमि थी, प्रभुसत्ता थी, लेकिन यहाँ पर सरकार आता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका दे दिया, तो ये अपना ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला सवाल देखिए, राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करता है। राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करता है। यह मत, मतलब ये कोटेशन, फिर से कोटेशन, तो लियो दुगवी एक विचारक था, उसने इसका प्रमोचन किया था। अगला सवाल, सरकार राज्य का राजनीतिक तत्व है। सरकार राज्य का राजनीतिक तत्व है, बेसिक सी बात है। बताइए इनमें से कौन सा राज्य का आध्यात्मिक तत्व है? देखो कितना अच्छा प्रश्न दिया है, राज्य का आध्यात्मिक तत्व की बात कर रहा है। तो आध्यात्मिक तत्व में आपको पता होगा राजनीतिक चेतना, लोगों के अंदर राजनीति के प्रति चेतना उत्पन्न करना, इट मीन्स एथिक्स। आपको पता होगा, मतलब लोगों के इंटरनल, मतलब मन से, तो यहाँ पर जो आएगा राजनीतिक चेतना आएगा। अगला सवाल देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें कथन सत्य और असत्य कथन। वर्तमान में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे सर्वाधिक दृष्टिकोण कौन सा है? तो देखिए आपको इस चीज़ का थोड़ा सा अंदेशा होना चाहिए। वर्तमान में देखो, वर्तमान की अगर ये बात पूछ रहा है ना, तो देखो ये देवी शक्ति का जो सिद्धांत है ये उपयुक्त नहीं। ये प्राचीन जो राज्य होते थे, यूनानी राज्य थे, उसमें चलते थे। सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये भी नहीं है। ऐतिहासिक व विकासवादी चलता है, ये अपना राइट आंसर है। ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत है जो राज्य की उत्पत्ति में सर्वमान्य दृष्टिकोण अपनाता है। राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? प्राचीन, वो बात आ गई। ये जो पहला प्रश्न था वो वर्तमान की बात करता है आधुनिक में, और ये प्रश्न आ रहा है प्राचीन सिद्धांत। तो प्राचीन में आपको पता होगा देवीय शक्ति का सिद्धांत स्थापित था। अगला प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति में देवी सिद्धांत की मान्यता है। अब देवी सिद्धांत क्या मानता है? राज्य का सर्जन ईश्वर ने किया है। राज्य का सर्जन किसने किया है? ईश्वर। तो देवी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर किसको महत्व देंगे? ईश्वर को महत्व देंगे। आगे देखिए, राज्य उत्पत्ति में देवी सिद्धांत की मान्यता है। अब राज्यों की उत्पत्ति में जो देवी सिद्धांत है वो क्या मान्यता करता है? तो देखो चर्च राज्य से श्रेष्ठ है। जो चर्च को महत्व देता था देवी सिद्धांत। राज्य उत्पत्ति विषयक सावयवी व जैविक सिद्धांत का तात्पर्य है। अब राज्य की उत्पत्ति में सावयवी और जैविक सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? अब यहाँ पर देखो, राज्य का अनुबंध जन्य है, ये भी नहीं है। राज्य एक सजीव आध्यात्मिक प्राणी है, ये भी इसका महत्व नहीं था। राज्य देवीकृत है, ये देवीकृत वाला सिद्धांत। तो देवी उत्पत्ति, तो इनमें से कोई नहीं, ये इसको वेरीफाई करता है। जो क्वेश्चन नंबर अपना 41 है वो डी पर जाएगा। आगे देखिए, राज्य की यांत्रिक अवधारणा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? राज्य की यांत्रिक अवधारणा एक साइंटिफिक अवधारणा के आधार पर आधारित है। तो एपिक्यूरिस की जो कृतियाँ थी, एपिक्यूरिस ने जो कृतियाँ लिखी थी उसमें राज्य की यांत्रिक अवधारणा का महत्व मिलता है। अगला प्रश्न देखिए आप, राज्य ने संपत्ति का सृजन नहीं किया अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति के रक्षार्थ हेतु किया गया है। यह कथन किसने कहा? राज्य ने संपत्ति का सृजन नहीं किया है अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए करता है। तो ये जो कथन था लॉक ने दिया था, इस कथन को लॉक ने दिया था।